आज के इस दौर में एक आम मुलाजिम जो है तड़फ रहा है कि कब हमारे लिए फ्यूचर के लिए कोई रेगुलर पॉलिसी बनेगी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिनका कम्युनिटी में रहता है, आम लोगों के बीच रहता है, डॉक्टर्स। एनएचएम का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है और एनएचएम ने नेशनल लेवल पर अवार्ड्स भी हासिल किए हैं अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस के लिए। लेकिन एनएचएम है क्या, कब शुरू हुआ, कितने डॉक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं, कितने लोग इसमें सफर कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल की प्रॉब्लम्स की वजह से हो या फ्यूचर की प्रॉब्लम की वजह से हो, और एनएचएम का असल काम क्या है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर हामिद पड़े जो स्पोक्स पर्सन है एनएचएम एम्प्लॉइज के और साथ साथ प्रेसिडेंट है चुनाव वैली डॉक्टर एसोसिएशन के। पड़े साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आज के इस दौर में जहां पर हर एक मुलाजिम जो है अपनी रेगुलर पॉलिसी के लिए या फ्यूचर के लिए जो है वो रो रहा है कि हमारी एक रेगुलर पॉलिसी बनाई जाए, उस दौर में एनएचएम डॉक्टर्स भी है। एनएचएम डॉक्टर्स ने डिग्रियां तो कर ली, वक्त पे जॉब न मिलने की वजह से एनएचएम में आ गए, लेकिन इसमें फ्यूचर क्या है, एनएचएम है क्या, पहले ये मुझे बताएं। First of all, I would like to welcome you on behalf of all NHM Employees Association जम्मू डिवीज़न। और मैं तमाम जितने भी हमारे 12,000 NHM एम्प्लॉइज़ कर्मचारी हैं उनकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन NHM एम्प्लॉइज़ की जो डिमांड है वो बड़ी देर से आप लोग हाईलाइट करते हैं और हम इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। देखिए, NHM को समझने के लिए मैं थोड़ी सी आपको जो आपने क्वेश्चन किया है, ये नेशनल हेल्थ मिशन एक स्कीम जो पहले NRHM शुरुआत हुई थी 5 अप्रैल 2005 में। इससे हमारे मनमोहन सिंह साहब थे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने शुरुआत की थी। तो NHM एक बैकबोन आप समझिए इस वक्त के टाइम में जो हेल्थ सिस्टम में है। जैसा कि आप जानते हैं कि 82% जो मेन पावर है वो इस वक्त NHM की है। और NHM ने बहुत सारे ऐसे जो आप कहिए कि स्टेट में या पूरे कंट्री वाइड में हेल्थ को जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ के जो सिनेरियो हो, टोटली चेंज कर दिया। चाहे अब मदर इन्फेंट मोर्टेलिटी की रेट, जिसमें हम आम शब्दों में ये कह सकते हैं कि NHM से पहले बहुत सारी प्रेग्नेंट महिलाएं मर जाती थी, बहुत सारे नवजात बच्चे जो पैदा होते थे वो मर जाते थे, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारा जम्मू कश्मीर भी हिली टेरेन है और इसकी जो टोपोग्राफी है वो बहुत ज़्यादा आप देखिए कि बर्फ़बारी होती है या बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा, वहाँ से पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था बिफोर द NHM की शुरुआत के बाद एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था। चूँकि ये मिशन था, मिशन का कुछ टारगेट होता है वो पूरा करना होता है। तो इसमें चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात की जाए या प्राइमरी हेल्थ लेवल पे, जितनी भी आप देखिए कि 3 टाइम हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट ने प्राइमरी हेल्थ केयर में अवार्ड लिया है, नेशनल लेवल पे अवार्ड लिया है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि किसी भी हेल्थ स्ट्रक्चर में आप जाइए, चाहे वो प्राइमरी सेंटर हो, टर्शियरी हो या पेरिफेरी या रूरल्स में, आप कहीं पे भी जाइए आपको NHM वाला ही काम करते हुए मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट साइड से भी लोग काम करते हैं, लेकिन 24/7 NHM वाले ही काम करते हैं। और NHM की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है हेल्थ डिपार्टमेंट में। जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दे दिया थोड़ा सा कि इससे पहले जो मदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था, एक था कोविड में भी। उसके बाद कोविड की बात अगर की जाए तो कोविड में भी आप देखिए कि आप लोग कवर करते थे, मुझे लगता है आप असर भी पहुंचे हैं और बहुत जगहों पे आप पहुंचते थे। तो फुट आप देखिए, बैक फुट या फ्रंट फुट पे आपकी बात कीजिए, फ्रंट फुट पे हमेशा आपको NHM वाले ही मिलते थे। तो आप NHM में पिछले 15 साल से कम 12,000 से ज़ायद NHM एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स है, MBBS डॉक्टर है, ISM डॉक्टर है, डेंटल सर्जन है, पैरामेडिक स्टाफ है, नर्सेज है, और जितने भी आप कहिए कि क्रीम ऑफ द सोसाइटी या वेल स्किलफुल एम्प्लॉइज़ हमारे पास है, और इसमें मैनेजमेंट स्टाफ भी है। तो 12,000 से ज़ायद हम लोग इसमें एम्प्लॉइज़ काम 12,000 एम्प्लॉइज आप काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही आता है कि आप लोगों के साथ आपका परिवार भी जुड़ा है, बहुत से लोग आपके साथ जुड़े हैं, जो 12,000 को अगर मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे एक बहुत लंबा जो है वो बन जाता है। लेकिन फ्यूचर है इसमें। देखिए, मैं सबसे पहली आपको बात बताना चाहता हूँ कि कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ एक आप समझिए लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि एक मछली जो तालाब के अंदर जब तक है तब तक वो चलती है, जब उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है तो वो मर जाती है। तो यही एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ की एक लाइफ होती है। मैं आपको एक थोड़ा सा इसमें एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि अभी तक मोर देन
100 कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे जो थे वो जिनकी डेथ हुई है दौरान ड्यूटी। जो दौरान ड्यूटी। कुछ साल पहले एक्स ग्रेशिया का वो प्रावधान नहीं था, इसमें प्रोविज़न नहीं था, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था और 10 लाख का एक्स ग्रेशिया दिया था। लेकिन कहीं न कहीं आप देखिए कि और जितने भी आप एम्प्लॉयज़ की बात की जाए जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ है, अगर आप देखिए उनके वेतन या जो आप सैलरीज़ है वो बहुत ज़्यादा होती है। और कहीं न कहीं अगर एनएचएम एम्प्लॉइज़ भी वही सेम काम करता है, वही जॉब प्रोफ़ाइल है, लेकिन उसकी सैलरी भी कम है और उसके साथ-साथ उसका कोई भी फ्यूचर नहीं होता है। और आप देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं जिन्होंने अपनी एज को क्रॉस कर लिया है। अब वो किसी भी परमानेंट एम्प्लॉयी के लिए, परमानेंट जॉब के लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो आप समझिए कि वही जॉब एक परमानेंट डॉक्टर भी कर रहा है, कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर भी कर रहा है, परमानेंट नर्स भी कर रही है और परमानेंट हमारी एनएचएम नर्स भी कर रही है। लेकिन कहीं अब सैलरीज की बात की जाए तो आप समझिए कि 100/20 का रेशो है। 20% एनएचएम में लेती है और 100% हमारी परमानेंट साइड से लेती है। तो आप समझिए कि ये जो फ्यूचर है ये डार्क ही है। मुझे एक चीज़ बता, 2018 में भी एनएचएम एम्प्लॉयज़ ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था, तब भी डिमांड जो आपकी थी, क्या वही आज भी सेम डिमांड्स है और डिमांड्स क्या आप लोगों की? देखिए हमारा जो एनएचएम का जो मेन इशू है वो यही है कि अ, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं जिनको 10-10, 12-12 साल हुए हैं, उनको रेगुलराइज़ किया जाए। और 2018 में जब हमने बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया था, तो उस वक़्त की जो सरकार थी, हमारे बाली भगत साहब थे हेल्थ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक ऑन द फ्लोर एक आश्वासन दिया था कि हम फेज़्ड मैनर में आपको रेगुलराइज़ करेंगे या पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएसआरबी में हम कुछ परसेंट कोटा रखेंगे एनएचएम एम्प्लॉइज़ के लिए जिनको 10 साल हुए होंगे उनके लिए कोटा रखेंगे। लेकिन उस वक़्त चूँकि पुलवामा का अटैक हुआ था तो वो वहीं पे रह गया था और हमने भी स्ट्राइक उसकी कंडीशन जो स्टेट की उस वक़्त थी उसको देखते हुए हमने उस वक़्त स्ट्राइक डेफर की थी। तो हमारी जो जो आपने डिमांड कही वो यही है कि रेगुलराइजेशन, चूँकि ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जब तक रेगुलराइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होती है, तो अनलेस एंड अनटिल रेगुलराइजेशन पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट को टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट की एक वर्डिक्ट आई थी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो सिविल जो एक हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि जो या लेबर एक्ट के तहत कहिए आप कि जो भी एम्प्लॉय अगर वो वेतन वो काम वो करता है, पूरा काम करता, तो उसकी सैलरीज और उसका जो वेतन है वो उसको इक्विवेलेंट दिया जाए, भले ही जैसे एक परमानेंट एम्प्लॉय लेता है। जी जी जी। क्योंकि आप देखिए कि मिशन का कोई टारगेट होता है वो 5 साल 10 साल के बाद बंद होता है। क्योंकि अब हम 16 साल 17 साल से इसमें डॉक्टर्स पैरामेडिक सारे काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए था, गवर्नमेंट से हमारी यही डिमांड थी कि जब तक रेगुलराइजेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ही है या लेबर लॉज या लेबर एक्ट के तहत जो एक एम्प्लॉइज़ के लिए लॉ होते हैं वही कम से कम हमारे लिए पूरे किए जाए। मैडम सकीना, तुझे से भी सवाल किया गया था रेगुलाइजेशन के बारे में, लेकिन क्या ये जैन की गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये चीज़ें या सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, सेंटर ही कर सकता है? देखिए परवेज़ साहब, मैं बहुत अच्छा आपने एक प्रश्न ये क्वेश्चन किया है। इससे पहले भी इस पे बहुत सारी डिबेट हुई है। ये जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है इसमें फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की 90% और 10% होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये क्वेश्चन ये हमारी जो उस वक़्त की गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट से एक क्वेश्चन ये पुट अप किया था और वहाँ से ये रिप्लाई आया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि जो रेगुलराइजेशन है या कोई भी एम्प्लॉइज़ के लिए बायलॉज की बात की जाए या एम्प्लॉइज़ के लिए हित में कोई भी बात हो, दैट इज़ ए स्टेट सब्जेक्ट। तो इस सेंटर ने एक स्पष्ट किया था कि भाई ये रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है और हम जो है अपनी फंडिंग कंटिन्यू रखेंगे। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जब हमारी स्टेट जो सकीना मैडम की आप बात कर रहे हैं, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक एजुकेशन जो आरएसडब्ल्यू जो हमारे एम्प्लॉइज़ को रेगुलराइज किया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि किसी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज़ के लिए हम नहीं चाहते हैं कि उसकी लाइफ ख़राब हो और 10 साल 12 साल के बाद अगर वो देता है तो उसको रेगुलराइज किया जाए। तो हम सकीना मैडम की जो मैडम हमारी है उनको यही एक आपके इस मीडियम से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो रेगुलराइजेशन है दैट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, दैट इज़ नॉट ए सेंटर सब्जेक्ट। तो सेंटर ने दे हैव मेक इट वेरी क्लियर, रेगुलराइजेशन इज़ अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के। आपने ये कहा कि कॉन्ट्रेक्चुअल या जैसे आप काम कर रहे हैं, आपने मिसाल दी कि मछली को जब तक तालाब में है, जब तालाब से बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट से आपकी डिमांड क्या रहेगी? एंड सेकेंडली
फ्यूचर, क्योंकि ये सब आपके फ्यूचर का सवाल नहीं है, इसमें आपके बच्चे, इसमें आपका परिवार, आपके पेरेंट्स सब इसमें आते हैं। तो कैसे आप सर्वाइव करते हैं, या फ्यूचर को लेके क्या कोई जहनी कुछ चीज़ें नहीं आती आपको कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा? आज तो ठीक है, आज हम डॉक्टर हैं, आज हम गाड़ियों में घूम रहे हैं, आज हम अच्छे कपड़े लगा रहे हैं, लेकिन फ्यूचर हमारा क्या होगा? कभी इस बारे में ख्याल नहीं आता? देखिए परवेज़ साहब, हाल ही में हमारे 3 महीने सैलरी बंद रही थी। अभी 2-5 दिन पहले ही वो रिलीज़ हुई है, जिसमें एक हमारा एक साइबर ट्रेजरी जो स्पर्श एक एसएनए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप ये यकीन नहीं कर सकते हैं कि हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन एम्प्लॉइज़ की फ़ीमेल्स की रहती है, जिसमें बहुत सारी विडोज़ भी हैं, बहुत सारी जिनकी फैमिली उसके ऊपर ही डिपेंड है। तो आप यकीन नहीं कर सकेंगे कि किस तरीके से वो बेचारी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। बहुत सारी ऐसी मैडमें थी जिनको किराए के लिए पैसे नहीं थे, रूम्स थे, और जिनको बच्चों की फ़ीस तक के लिए नहीं थे। तो एक बहुत ज़्यादा एक मेंटली आप समझिए कि एक ट्रॉमा होता है कि एम्प्लॉइज़ को कि इस तरीके से जो हमारी हालात होती है। आगे जो हमारा जो फ्यूचर है वो तो मुझे लगता है कि हमें इस गवर्नमेंट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है। चूँकि रेगुलराइजेशन में हमें पता है, वी नो वी आर एजुकेटेड एंड वी नो दैट देयर इज़ अ फाइनेंशियल इम्प्लिकेशन एंड इट विल टेक सम टाइम टू फ्रेम ए पॉलिसी। बट अनलेस एंड अनटिल आप रेगुलराइजेशन में आप देर लगाते हैं, तब तक थी हमारी बहुत कोई 4-5 डिमांडें जो जेन्युइन है, उसमें 100% सैलरी आ गई, उसमें हमारे लॉयल्टी बोनस आ गया, उसमें हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी आ गई, मैटरनिटी पैटर्निटी लीव आ गई। तो ऐसे प्रोविज़न है जिनमें गवर्नमेंट इमीडिएट हमारा दे सकती है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि एनएचएम में 15-15 साल से लोग अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर काम कर रहे हैं, और आप सोचिए कि कोई भी मुलाजिम 15 साल से अपनी फैमिली से दूर रह रहा है और वो बॉर्डर एरिया या अब कश्मीर से जम्मू में ड्यूटी दे रहा है। तो पहले गवर्नमेंट ने, एक महबूबा मैडम थी उस वक़्त हमारी सीएम, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि हमारे कुछ एम्प्लॉइज़ जो जे.एंड.के या फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट के लद्दाख में थे, उनको ट्रांसफ़र करके जम्मू कश्मीर में लाया था। तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी उमर अब्दुल्ला साहब की हल करेंगे। चलिए, मेरे साथ डॉक्टर हामिद पड़े जी थे, जो एनएचएम एम्प्लॉइज़ के स्पोक्स पर्सन है, और साथ साथ प्रेसिडेंट है डॉक्टर एसोसिएशन चुनाव वैली के। इन्होंने बताया कि एनएचएम जो एम्प्लॉइज़ है, जो डॉक्टर्स है या पैरामेडिकल स्टाफ है, मैनेजमेंट स्टाफ है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। 3 महीने तनख्वाह बंद रही थी, तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, क्योंकि बहुत सी विडोज़, इन्होंने कहा बहुत सी लेडीज़ जो इसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन फ्यूचर क्या है? बहुत से मुलाजिम होते हैं, उनको पता होता है कि ठीक है 60 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट के बाद मुझे पेंशन मिलेगी, जिससे अपनी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी में आसानी से गुजार सकता हूँ। लेकिन ये वो डॉक्टर्स है, पहले तो सैलरी कम, और उसके बावजूद जो है फ्यूचर का कोई अता पता नहीं कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। उम्मीद है कि स्टेट गवर्नमेंट या उमर अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देगी, और जितने भी मुलाजिम इस वक्त जो पॉलिसीज़ या रेगुलाइजेशन के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ जो है वो इंसाफ करेंगे।